नमस्कार। मैं हूं लोकेश। आज हम आपको सुनाते हैं गुजरात की लोक कथा राजा का न्याय का अंतिम भाग। बढ़ई की बेटी ने राजा को सबक सिखाने के लिए उनके एक गलत न्याय को नजीर बनाते हुए उनके घोड़ियों के बच्चे अपने बाड़े में लेकर चली गई। राजा इससे थोड़ा लज्जित हुआ। एक दिन उसने बढ़ई को बुलाया और उसे एक अनोखा मंदिर बनाने के लिए कहा। राजा ने बढ़ई से कहा वो पहले छत पर सोने का कलश रखे, उसके बाद मंदिर के पाए बनाए। राजा की बात सुनकर बढ़ई उलझन में पड़ गया, क्योंकि बिना आधार के कलश को टिकाया नहीं जा सकता है। इसी उलझन में वो घर लौटा। बेटी के पूछने पर उसने सारा माजरा उसे बता दिया। बढ़ई की चतुर बेटी ने कहा कि वो बिल्कुल भी चिंता न करे, वो इसका उपाय करती है। और फिर क्या होता है, इस दिलचस्प लोक कथा में ये हम आपको आगे सुनाएंगे। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। न्यायप्रिय राजा ने दरुणी के साथ एक तरफा न्याय किया था। उसी राज्य में बढ़ई की एक समझदार बेटी रहती थी। उसने राजा के उस इंसाफ को नजीर मानते हुए राजा के 7 घोड़े के बच्चे ले लेती है और राजा को
अपने न्याय की लाज रखते हुए शांत रह जाना पड़ता है। बढ़ई की बेटी राजमहल के बाहर से घोड़े के बच्चों को अपने बाड़े में हाँक ले जाती है। कुछ दिन गुजरने के बाद राजा ने एक दिन एक सिपाही को भेजकर बढ़ई को बुला भेजा। जब बढ़ई दरबार में हाजिर हुआ तो राजा ने बढ़ई से कहा, मुझे एक शानदार मंदिर बनवाना है। बढ़ई ने कहा, महाराज, मैं बना दूंगा, आप चिंता न करें। राजा ने बढ़ई को टोकते हुए कहा, जिस परंपरागत तरीके से मंदिर बनता है उस तरह से इसे नहीं बनाना है। यह कुछ खास तरह से बनाया जाना है। इस मंदिर पर पहले सोने का कलश रखना है। उसके बाद मंदिर में नीचे पाए बनाने हैं। राजा की बात सुनकर बढ़ई सन्नाटे में आ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो पाएगा, लेकिन उसने महाराज के आगे कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप घर आ गया। वो राजा के हुक्म की तामील कैसे करे, इसी फिक्र में डूबा रहता। उसका कामकाज में भी ज्यादा ध्यान नहीं लग रहा था। एक दिन वो चुपचाप अपने ध्यान में मगन खाना खाए जा रहा था। बढ़ई की पत्नी ने पति को टोकते हुए कहा, मैं महसूस कर रही हूं कि इधर आप काफी परेशान रहते हैं। क्या बात है? अगर कहने की है तो कह दो। बढ़ई ने धीमी आवाज में कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुझे क्या हुआ है भला? मां की हां में हां मिलाते हुए बढ़ई की बेटी ने भी पूछा, लेकिन बढ़ई ने उससे भी यही कहा कि सब कुछ ठीक है। बढ़ई की बात सुनकर उसकी बेटी ने कहा, अगर कोई समस्या है तो हमसे साझा कीजिए। हम मिलजुल कर कुछ ना कुछ हल जरूर निकाल लेंगे। बेटी की यह बात बढ़ई को जच गई। उसने राजा की कही बात पत्नी और बेटी को कह सुनाई। यह बात सुनकर पत्नी भी चिंता में पड़ गई, लेकिन बढ़ई की चतुर बेटी खिलखिलाकर हंसने लगी। उसको यूं हंसता देखकर उसके माता पिता चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। तब बेटी ने कहा, आप एकदम चिंता ना करें। इस संसार में सभी समस्याओं का हल है। इसका भी हल हम खोज निकालेंगे। आप आराम से भोजन कीजिए और नींद भर सोइए। सभी ने साथ भोजन किया और सो गए। सुबह होते ही बढ़ई की बेटी ने चुनर ओढ़ी और राजा के दरबार की तरफ चल पड़ी। राजा दरबार में बैठा था। उसने दरबार में जाकर राजा का अभिवादन किया। राजा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर पूछने लगा, तुम यहां क्या लेने आई हो? राजा के प्रश्न के उत्तर में बढ़ई की बेटी ने कहा, महाराज, घर में कुछ भी खाने को नहीं है, इसलिए मजदूरी करने के लिए आई हूं। अभी आप मेरी मजूरी दे दें। जब आपका मंदिर बनेगा तो उसमें से पैसे काट लेना। राजा ने कहा, तुम्हें मजूरी में क्या चाहिए?
धन दूं या अनाज चाहिए? बढ़ई की बेटी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, आप अनाज ही दे दीजिए। राजा ने उससे फिर पूछा, अनाज में तुम्हें क्या चाहिए? धान, ज्वार, बाजरा, कोदो, सामा, तिलहन या दलहन, क्या चाहिए तुम्हें? बढ़ई की बेटी ने विनीत भाव से कहा, महाराज, सावा की मजूरी ही दिला दीजिए। राजा ने नौकर से कहा कि इस लड़की को सेर भर सावा दे दो। नौकर लड़की को लेकर गोदाम आया और सेर भर सावा तौल कर देने लगा, तो लड़की ने इनकार कर दिया। नौकर ने पूछा, अभी तो तुम सावा मांग रही थी, तो अब किस बात से इनकार? बढ़ई की बेटी ने कहा, मैं तुमसे मजूरी क्यों लूं? मुझे तो राजा से मजूरी चाहिए। नौकर ने उसे समझाते हुए कहा, राजा सिर्फ आज्ञा देते हैं, वो किसी को अपने हाथ से मजूरी नहीं देते, इसलिए तुम मजूरी ले लो। नौकर की बात को अनसुना करते हुए बढ़ई की बेटी ने कहा, तुम चाहे जो कहो, लेकिन मैं मजूरी तो राजा के हाथों ही लूंगी। नौकर ने जाकर राजा को सारी बात कह सुनाई। राजा ने कहा, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं ही उसे मजूरी दिए देता हूं। जाओ, सेर भर सामा और लड़की को साथ लेते आओ। नौकर लड़की को बुला लाया और साथ में सामा भी लेता आया। बढ़ई की बेटी ने राजा के सामने ओढ़नी फैला ली। राजा ने तराजू के पलड़े में सामा भरा और तौल भर उसे देने लगा, तो बढ़ई की बेटी ने उसे रोक दिया। राजा ने तनिक नाराज होते हुए कहा, अब तुम्हें क्या समस्या है? बढ़ई की बेटी ने कहा, महाराज, क्षमा करें, लेकिन तौल की यह पद्धति ठीक नहीं है। पहले आप पलड़े के ऊपर के हिस्से में सावा भरिए, फिर नीचे के भाग में सावा डालिए। राजा उसकी बात सुनकर चकरा गया, फिर कहने लगा, ऐसा कैसे संभव है भला? राजा की बात सुनकर लड़की ने तुरंत ही कहा, ऐसा संभव है महाराज, ऐसा अद्भुत तरीका तो आपने ही खोजा है, इसलिए यह मुमकिन है। राजा ने चौंकते हुए पूछा, मैंने कौन सा तरीका खोजा है लड़की? बढ़ई की बेटी ने तत्काल ही कहा, महाराज, मेरे पिताजी बढ़ई हैं, आप उनसे एक मंदिर बनवाना चाहते हैं। आपने मेरे पिताजी से कहा कि पहले मंदिर का कलश बनेगा, उसके बाद पाएं बनेंगी। महाराज, आपको क्या लगता है, दुनिया में अगर कोई मंदिर इस तरह से बिना आधार के बनाया गया है, तो मेरे पिताजी भी जरूर बना देंगे। बढ़ई की बेटी की बात सुनकर राजा जोर से हंसा। वो कुछ देर हंसता रहा, फिर उसने कहा, लड़की, तू बहुत ही चतुर है। इस बार भी तू जीती और मैं हारा। अब तू अपने पिता से कहना, वो जरा भी परेशान ना हो, उनकी बेटी बहुत होशियार है, उसने उनकी समस्या हल कर दी है। बढ़ई की बेटी
दरबार से होशी होशी घर की तरफ रवाना हुई। उसने घर जाकर माता और पिता दोनों से पूरी कथा कह सुनाई। उसकी बात सुनकर दोनों ही बहुत खुश हुए। उधर राजा सोचने लगा, बढ़ई की बेटी बहुत ही बुद्धिमान है। अगर मैं उससे विवाह करके उसे रानी बनाकर महल में ले आऊं तो मुझे एक चतुर सलाहकार मिल जाएगा। जब भी दरबार में कोई मुश्किल फैसला करना होगा या कोई टेढ़ा सवाल पैदा होगा तो वो मेरी मदद किया करेगी और मैं ज्यादा बेहतर तरीके से न्याय भी कर सकूंगा। राजा ने बढ़ई को फिर बुलाया और उसके सामने उसकी बेटी से विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा के मुंह से ऐसी बात सुनकर बढ़ई ने कहा, महाराज, आप राजा हैं। आपका जीवन बहुत अव्वल दर्जे का है। आपका रहन सहन बहुत शानदार है। हमारी बेटी झोपड़ी में पली बड़ी है। वो आपके जीवन स्तर को कैसे निभा पाएगी? वो महल के तौर तरीके भी तो नहीं जानती है महाराज। आपके सामने रोज एक नई मुश्किल खड़ी होगी। बढ़ई की बात को अनसुना करते हुए राजा ने कहा, ये सब बेकार की बातें हैं। महल के तौर तरीके ऐसे मुश्किल भी नहीं है। दासियां और सखियां सब कुछ उसे सिखा देंगी। बस तुम शादी की अनुमति दो और जाकर विवाह की तैयारियां करो। बढ़ई लौटकर महल से घर आ गया और उसने राजा की मंशा से अपनी पत्नी और बेटी को अवगत करा दिया। बेटी ने जब यह बात सुनी तो उसने शादी से इनकार कर दिया। बढ़ई ने उसे समझाते हुए कहा, मैंने भी राजा से शादी के लिए मना किया था, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। बेटी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप चिंता न करें पिताजी, मैं इसका हल भी निकाल लूंगी। अगले ही दिन बढ़ई की बेटी राजा के महल में पहुंच गई। राजा उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उससे पहले आपको वही करना होगा जो मैं आपसे कहूंगी। लड़की की बात सुनकर राजा तुरंत तैयार हो गया। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक बात है, तुम जैसा भी कहोगी मैं वैसा करने को तैयार हूं। लड़की ने राजा से कहा, महाराज, आज की रात आप महल की खुली छत पर सोना, लेकिन ध्यान रहे कि आसपास कोई ना हो, ना कोई सैनिक, ना कोई नौकर चाकर। भोजन भी हल्का ही कीजिए। राजा को लड़की का बताया उपाय सरल लगा। वो उसे करने के लिए राजी हो गया। वो रात को हल्का भोजन करने के बाद जाकर छत पर सो गया। रात को उसने स्वप्न में अपने माता पिता को देखा। उसने पाया कि वो हैं तो स्वर्ग में, लेकिन बहुत परेशान हैं और वो चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पा रहा है। सुबह बढ़ई की बेटी राजा से मिली और उससे पूछा, आपकी रात कैसी गुजरी महाराज? राजा ने लड़की को अपने स्वप्न के बारे में सब कुछ बता दिया। पूरी बात सुनने के बाद बढ़ई की बेटी ने राजा से कहा, आज की रात फिर आप उसी जगह पर
एकदम अकेले सोइएगा, लेकिन आज की रात आप मन साफ करके सोइएगा। मेरे बारे में कोई भी बुरा विचार मन में लाए बिना ये मान लीजिएगा कि मैं आपकी बेटी समान हूं। राजा को बढ़ई की बेटी की ये बात थोड़ा अटपटी लगी, लेकिन चूंकि वो वचन दे चुका था, इसलिए उसने ये बात भी मान ली। उसने रात में हल्का फुल्का भोजन किया और शांत मन से जाकर अपनी जगह पर सो गया। आज की रात उसने फिर स्वप्न में अपने माता पिता को देखा। उसने पाया कि दोनों स्वर्ग में बहुत प्रसन्न हैं। वो एक बहुत सुंदर बाग में एक झूले पर झूल रही हैं। उस बाग में तरह तरह के फल हैं। खूब सुंदर पंछी हैं जो खुशी के गीत गा रहे हैं। उस दिन की तरह राजा की नींद आज उचाट नहीं हुई थी। वो सुबह तक बहुत आराम से सोए। सुबह महल में उससे मिलने के लिए बढ़ई की बेटी आ पहुंची। उसने आते ही राजा से रात का हाल पूछा। राजा ने उसे आज के स्वप्न के बारे में भी सब कुछ सच सच बता दिया। उसकी बात सुनकर बढ़ई की बेटी ने कहा, महाराज, जीवन में मुख्य बात आपके विचार हैं। आप अच्छे विचार रखते हैं तो आपका जीवन सुखमय होता है और आपके जीवन में शांति का वास होता है और आप अच्छी नींद सोते हैं। पहले दिन जब आप मेरे बारे में पत्नी का भाव लेकर सोए और मन में ये विचार कौंधते रहे कि मुझे किसी भी तरह से विवाह जरूर करना है, तो आपके जीवन में उथल पुथल मची रही। लेकिन जब आप मेरे प्रति एक सुंदर रिश्ते की बात मन में लेकर सोए, तो आपको उस तरह का स्वप्न आया। राजा को बढ़ई की बेटी की बात समझ में आ गई थी। उसने तय किया कि लड़की से विवाह वो सिर्फ उसकी बुद्धिमत्ता के लिए कर रहा है और इस वजह से उसे महल में रखना चाहता है। इसके लिए शादी करना जरूरी भी नहीं है। वो उसे बेटी बनाकर भी महल में रख सकता है। और राजा ने फिर यही फैसला किया और उसने बढ़ई, उसकी पत्नी और बेटी को महल में रख लिया। बढ़ई की बेटी राजा के न्याय में कहीं कोई कमी होती तो उसे समझदारी भरे मशवरे देती और राजा भी परोपकार और न्याय के काम में पूरी ईमानदारी से लग गया और सब कुछ सुंदर तरीके से गुजरने लगा। अभी आपने गुजरात की ये लोक कथा सुनी। आपके सोने का भी वक्त हो गया है। निंदिया रानी बहुत चुपके से आपके सिराहने आकर बैठ गई है। वो हौले हौले आपकी पलकों को सहला रही है। आपकी पलकें बोझिल होती जा रही हैं। नींद आपकी आंखों में भरती जा रही है। धीरे धीरे आप पर नींद की खुमारी छाती जा रही है। आपने आंखों को धीरे धीरे बंद कर लिया है। आप आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादियों में उतरते जा रहे हैं।
उतरते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि।